So our today's topic is Nathaniel Hawthorne. आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया होगा उनको पता होगा, अच्छे से परिचित होंगे इस नाम के बारे में। और एक चीज़ तो आप सभी जानते हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, DANCE एक वर्ड है, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन उसका होता है डांस और उसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है डांस, है ना। जनरली आ साउंड ए हो जाता है अमेरिकन में, तो इसीलिए नाथानियल ना होकर के नाथानियल हॉथॉर्न नाम है इनका। इनको प्रॉब्लम थी अपने शुरुआती नाम से, HATHORNE से, लगता था कि थॉर्न है बाद में, तो उसको थोड़ा सा एडिट कर लिया उन्होंने, एंड अल्टीमेटली ही अडॉप्टेड द नेम नाथानियल हॉथॉर्न विद स्पेलिंग HAWTHORNE। Born in 1804 and died in 1864। इसका मतलब टोटल 60 साल जिए। क्यों पढ़ना है उन्हें? Because he is one of the greatest writers of American history, literature in 19th century। एक नॉवेलिस्ट के रूप में फेमस हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। अगर इनके वर्क्स के फोकस की बात करें तो उसमें आपको हिस्ट्री दिखेगी, मोरालिटी की बात होगी, नैतिकता की बात होगी, रिलीजन आएगा सेंटर में। पैदाइश इनकी सालेम की है, जिसको आप अमेरिकन एक्सेंट में सैलम भी कह सकते हैं, मैसाचुसेट्स, बहुत ही फेमस जगह है अमेरिका की। पढ़ाई लिखाई हुई बॉर्डॉइन कॉलेज से, 1821 में एडमिशन लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1824 में वो इलेक्ट हो गए किसके लिए? फाई बीटा कैप्पा। ये क्या है? शायद आप लोगों ने रॉयल सोसाइटी का नाम सुना होगा, उसी तरह की एक सोसाइटी ये है, फाई बीटा कैप्पा। ध्यान से देखिए, आगे ब्रैकेट में फाई बना हुआ है, ग्रीक लेटर, जो मैथ्स में भी यूज़ होता है, साइंस में भी यूज़ होता है। शॉर्ट में है फाई बी के करके। हमारे यहाँ बी के शॉर्ट फॉर्म किसके लिए यूज़ होता है, कोई बता पाएगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न इंडिया में? अभी बी के बड़ा फेमस नाम है शॉर्टकट में। अगर आप लोगों ने ब्रह्म कुमारी इसका नाम सुना हो, उसके लिए यूज़ होता है। Am I audible to everyone? Yes sir। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स कर दिया करें आप लोग, मुझे लगता है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक मेरा नेट खराब है या सर आपका हो सकता है। बाकी लोग बताएं। सर ऑडिबल है। हाँ, इसका मतलब सर आपके नेट में समस्या है, उसको सही करिए। यस सर। फाई बीटा कप्पा सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट एकेडमिक ऑनर्स सोसाइटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अमेरिका में एक एकेडमिक के दुनिया के लोगों को सम्मानित करने के लिए सोसाइटी बनाई गई। ये सोसाइटी बनी 1776 में, और इसका मेंबर इलेक्ट होना कितने गौरव की बात है कि जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन निकले हैं यहाँ से। इट वॉज फाउंडेड एट द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी इन वर्जीनिया। जगह का नाम है वहाँ पर, कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी। वहाँ 1776 के दिसंबर में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, फाई बीटा कैप्पा की। इसका उद्देश्य क्या है? इट एम्स टू प्रमोट एंड एडवोकेट एक्सीलेंस इन द लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस
तो आर्ट्स और साइंसेज उसमें भी लिबरल का मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो आर्ट्स और साइंसेज में जो एक्सीलेंस होता है, जो योग्य लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको एडवोकेट करने के लिए, उनको प्लीड करने के लिए दिस वाज फाउंडेड टू इंडक्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज एट सेलेक्ट अमेरिकन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इसका उद्देश्य क्या था? अमेरिका के अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अच्छे स्टूडेंट्स जिनमें वो प्रतिभा दिखती हो, उनको चुनने का काम करता था। ये जो है ये सोसाइटी करती थी। और सिंस इट्स इंसेप्शन इट्स इंडक्टेड मेंबर्स इंक्लूड 17 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट्स, 42 यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस एंड 136 नोबेल लॉरिएट्स। तो आप सोचिए कि कितने अच्छे से ये सोसाइटी परख लेती थी योग्य लोगों को, जिनको इन सोसाइटी का मेंबर बनाया गया व्हेन दे वर स्टूडेंट्स। बाद में उनमें से 17 प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, 42 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस बने और 136 जो हैं नोबेल पुरस्कार विजेता बने अलग अलग फील्ड्स में। ऑब्वियसली आर्ट्स और साइंसेस में होंगे। तो ये खासियत है इस सोसाइटी की जिसके वो मेंबर बन गए थे व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। वर्क्स की कुछ बात करें इनकी, तो पहला नॉवेल उन्होंने लिखा था, उसका नाम था फैनशॉ। ये 1828 में आया। ये बात अलग है कि बाद में कुछ अच्छे वर्क्स इनके पब्लिश हो गए, तो इनको लगा कि जो पहला वर्क है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उस लेवल का नहीं हो पाया था। शॉर्ट स्टोरी बहुत सारी इन्होंने लिखी जो पीरियोडिकल्स में पब्लिश हुई। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है जो समय समय पर आते हैं, जैसे मैगजीन वगैरह कुछ आती हैं, कुछ वीकली आती हैं, कुछ मंथली आती हैं, तो उनको पीरियोडिकल्स कहा जा सकता है। बाद में सारी शॉर्ट स्टोरी को कलेक्ट करके एक वर्जन में लेकर के आए 1837 में। उस वर्क का नाम था ट्वाइस टोल्ड टेल्स। अगर काम की बात करें, बोस्टन कस्टम हाउस के लिए काम किया। बाद में ब्रुक फार्म ज्वाइन किया उन्होंने। ये ब्रुक फार्म क्या है? एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट कम्युनिटी है। बात आगे करेंगे ट्रांसेंडेंटलिज्म की। आज हॉथॉर्न के बहाने कुछ टर्म्स जानने हैं हमको, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और उसी बहाने अमेरिका को थोड़ा और बेहतर जान पाएंगे हम, वहाँ के लोगों की सोचने का जो उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी जो मंगेतर रही पहले, या कह लीजिए कि जो फीमेल फ्रेंड रही सोफिया पीबॉडी, 1842 में उनसे शादी हुई उनकी, तो शी बिकेम हिज वाइफ। तो सोफिया पीबॉडी वॉज द नेम ऑफ हिज वाइफ। स्कारलेट लेटर, द स्कारलेट लेटर, जिसके बारे में पहले भी मैंने चर्चा की है, मैं चाहूँगा इस पर और एक दिन डिस्कस करूँ मैं। द स्कारलेट लेटर पब्लिश हुआ 1850 में, बहुत फेमस नॉवेल है उनका। तो शॉर्ट स्टोरीज लिखी इन्होंने, नॉवेल्स लिखे। एक और काम किया अपनी लाइफ में लिखने का, वो किया बायोग्राफी लिखी उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड की। उनके कॉलेज फ्रेंड का नाम क्या था? फ्रैंकलिन पियर्स। तो फ्रैंकलिन पियर्स की बायोग्राफी लिखी। कब? 1852 में। किस लिए? कैंपेन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उस जैसे देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग नॉर्मली बात कोई तभी कर रहे होते हैं जब वैसा ही कुछ चल रहा होता है। अभी अमेरिका में चुनाव का दौर चल रहा है, कैंपेन चल रहा है प्रेसिडेंट्स के लिए, और आज हम बात कर रहे हैं फ्रैंकलिन पियर्स की, जो बाद में 14th प्रेसिडेंट बने भी अमेरिका के। तो आप सोचिए कि वो राइटर जिसका दोस्त देश का राष्ट्रपति बन जाए तो उसका क्या लेवल रहा होगा, क्या एक सोशल जो है वो क्या बोल सकते हैं उसको, सामाजिक पैठ क्या रही होगी उनकी, व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिट ही वाज हैविंग इन हिज टाइम। ऊपर हमने बात की थी
कि ब्रुक फॉर्म ज्वाइन किया था इन्होंने, और ब्रुक फॉर्म क्या है, एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट, कहाँ था, हाँ, ट्रांसेंडेंटलिस्ट कम्युनिटी थी। तो हम बात करेंगे थोड़ी ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है, और मैं चाहूँगा कि केवल यहाँ की गई बातों पर आप सीमित न रहें, एक बार इन टर्म्स को आप एमएच अब्राहम से भी पढ़ें। ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है? इज अ philosophical, spiritual and literary movement that developed in the late 1820s and 1830s in the New England region of the United States. यूनाइटेड स्टेट्स में एक रीजन है जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। वो 6 स्टेट से मिलकर के बना हुआ रीजन है वो। पहले भी शायद मैंने चर्चा की होगी कि अमेरिका जब बस रहा था तो बहुत से लोग इंग्लैंड से गए थे वहाँ पर, और उन्होंने एक नया इंग्लैंड बसाने की कोशिश की थी वहाँ पर, और उसी के क्रम में कई ऐसे शहर वहाँ बसे, कई ऐसे रीजन वहाँ बसाए गए जो इंग्लैंड के तर्ज पर थे। इंग्लैंड में यॉर्कशायर, अमेरिका में न्यूयॉर्क बना। इंग्लैंड में साउथ वेल्स, अमेरिका में न्यू साउथ वेल्स आया। उसी तरह से पूरे इंग्लैंड के कॉन्सेप्ट पर ही एक रीजन ही बसा दिया उन्होंने, जिसे न्यू इंग्लैंड का नाम दिया गया। तो न्यू इंग्लैंड रीजन में 1820s और 30s के दौरान एक लिटरेरी मूवमेंट आया। वो मूवमेंट लिटरेरी ही नहीं था, फिलोसॉफिकल भी था, स्पिरिचुअल भी था। लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, और फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। क्या उद्देश्य था, क्या सोच थी, क्या बिलीफ था इस मूवमेंट का? वैसे भी जब भी कोई टर्म इज्म करके आता है, ISM इज्म, तो इज्म का मतलब आप समझिएगा सम फिलॉसफी इज देयर। सो व्हाट काइंड ऑफ फिलॉसफी दे वर हैविंग? A core belief is in the inherent goodness of people and nature, and while society and its institutions have corrupted the purity of the individual, people are at their best when truly self-reliant and independent. ये तो खैर मैं भी मानता हूँ, ऐसा होता है। मैं ऐसी बातें करता हूँ, कई बार लोगों को सुन के बुरा लगता है। कई बार बुरी आदतें, बुरी बातें हमें कोई और नहीं, हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारी सोसाइटी सिखाती है। हाँ, जो एक बच्चा होता है उसका मन तो कोरा कागज होता है। टेबुला रसा जिसके बारे में बात की थी, किसने कभी डिस्कस किया रहा होगा, मैंने अभी नाम दिमाग से बिल्कुल उतर रहा है उनका, जो एजुकेशनिस्ट थे। तो टैबुला रसा यानी ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक। आई थिंक सो जॉन लॉक थे वो, है ना? वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। जॉन लॉकी या जॉन लॉक? लगता है उम्र मेरे ऊपर असर कर रही है, मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ अब। कोई नहीं। तो एक्चुअली आई वॉज नॉट ओके बिफोर हैविंग प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, लेकिन ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग कम काम करता है कभी कभी। तो एक बिलीफ, वो बिलीफ क्या कहती है, वही मैं बात करता टेबुला रसा की, ब्लैंक स्लेट की, कि एक बच्चे का मन कोरा कागज़ होता है, आप उस पर जो लिखना चाहें लिख दें। आप अच्छी बातें लिखेंगे, अच्छा उग के आएगा, आप कुछ ख़राब देंगे उसको, वो चीज़ उसके पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाएगी। तो ये फिलॉसफी भी इसी बिलीफ की है कि बाय नेचर जो लोग हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, उनमें गुडनेस होती है, लेकिन सोसाइटी और इसके इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं। एक इंडिविजुअल की प्योरिटी को करप्ट कर देते हैं। कभी आप पढ़िएगा, वो एक बड़ी अच्छी पोएम है, स्नेक के बारे में लिखा है D.H. लॉरेंस ने, और वहाँ क्वेश्चन अराइज किया है, और आप भी देखते हैं, आप उसको फील करेंगे। एक छोटा बच्चा जब किसी सांप को देखता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ खेलने की कोशिश करता है।
लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब पढ़ लिख जाता है, चीज़ों को जान जाता है, सीख जाता है, तो सोसाइटी उसको सांप से डरना सिखाती है, सोसाइटी उसको सांप को मारना सिखाती है। उसका एजुकेशन उसको सिखाता है कि वो अगर सांप देखे तो मार दे, क्योंकि सांप जहरीला हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो वहाँ उस राइटिंग के थ्रू लॉरेंस ने क्वेश्चन किया है कि एजुकेशन ने क्या सिखाया हमें। मतलब एजुकेशन हमें, हमारी जो शिक्षा है वो हमें ज़्यादा ह्यूमैन बनाने के लिए होनी चाहिए या इनह्यूमैन बनाने के लिए होनी चाहिए। कुछ मामलों में एजुकेशन कैसे फेल हो जाता है उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या कहता है कि बाय नेचर हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो सोसाइटी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और माइंडेड इंस्टीट्यूशंस का मतलब शादी भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब कॉलेज भी हो सकते हैं, स्कूल्स भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब सोशल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इंडिविजुअल की प्योरिटी को ख़त्म कर देते हैं। वो छोटा बच्चा जो सबको अपनाता है बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ही लर्न्स सो मेनी नेगेटिव थिंग्स from his family, from the society he is living in. People are at their best when truly self-reliant. कोई भी इंसान एकदम बेस्ट होता है जब वो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो, खुद पर निर्भर हो। आप जानिए, सेल्फ रिलायंट वर्ड जो है विद इन कोटेशन भी है, उसका रीजन है सेल्फ रिलायंस एक बहुत फेमस ऐसे है जिसको लिखने वाले कौन थे, कोई बताएगा मुझे? रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, द फेमस ट्रांसेंडेंटलिस्ट, द फेमस अमेरिकन पोएट एंड राइटर रैल्फ वॉल्डो इमर्सन। ओवरसोल लिखा उन्होंने, सेल्फ रिलायंस लिखा। तो लोग पूरी तरह से जब सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट हों तो अपने बेस्ट में होते हैं। जब वो दूसरों से इंस्पायर होने लगते हैं, दूसरों से प्रभावित होने लगते हैं, तो वहाँ पर करप्शन आना शुरू हो जाता है और कैरेक्टर करप्ट हो जाता है। तो ये फिलॉसफी यही सोचती है, यही बिलीव करती है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट सॉ डिवाइन एक्सपीरियंस इनहेरेंट इन द एवरीडे। हर रोज की जिंदगी में डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे भीतर हैं, इनबिल्ट हैं, इफ वी कैन परसीव देम। तो ये रहा ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो इसका मतलब अगर ट्रांसेंडेंटलिस्ट कम्युनिटी से जुड़े थे हॉथॉर्न तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित थे तभी। और जब भी ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात आएगी, इस फिलॉसफी की बात आएगी, R.W. इमर्सन सुप्रीम एग्जाम्पल हैं उसके। आगे हम बात करते हैं न्यू इंग्लैंड की। पहले बताया मैंने कि 6 स्टेट से मिलकर बना हुआ रीजन है वो। कहाँ का? नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए में जो उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसमें 6 स्टेट हैं। कनेक्टिकट, मैन, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, वर्मोंट। और ये न्यूयॉर्क के बॉर्डर पर है, इसके वेस्ट में न्यूयॉर्क है, न्यू इंग्लैंड के वेस्ट में। तो ये न्यू इंग्लैंड का एक ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। तो कभी भी अब न्यू इंग्लैंड आपके सामने, जब भी आप अमेरिका की बात करेंगे, देखेंगे अमेरिकन लिटरेचर की जब भी आप बात करेंगे, कुछ बड़े बड़े राइटर्स में ये नाम बार बार आएंगे आपके सामने। दैट्स वाई ये टर्म्स बार बार आएंगे, इसलिए इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्यूरिटन वर्ड की बात हम लोग बार बार कर चुके हैं। आज मुझे लगा कि थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी भी। प्यूरिटन जो टर्म है वो पेजोरेटिव टर्म है, मतलब इसको जब यूज़ किया गया तो अच्छाई के लिए यूज़ नहीं किया गया। ये वर्ड जैसे डेरोगेटरी वर्ड के रूप में यूज़ किया गया था। वो सेंटेंस जो मैंने बताया था जब बात कर रहे थे हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्री की, दे अफेक्ट मेटाफिजिक्स, जब कहा गया था तो वो उसी उद्देश्य से कहा गया था
मजाक उड़ाने के लिए। तो दिस टर्म प्यूरिटन वॉज ऑल्सो अ पेजोरेटिव टर्म कैरेक्टराइजिंग सर्टेन प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स एज एक्सट्रीमिस्ट। ये ग्रुप जो था वो प्रोटेस्टेंट था, ये मानता था कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है जिसको बनाया गया था प्रोटेस्टेंट्स के लिए, लेकिन ये माना गया कि पूरी तरह से रोमन कैथोलिक के प्रभाव से मुक्त नहीं था चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसको उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। उस दिन बहुत अच्छे से बैचलवी ने डिस्कशन करते हुए बताया था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में क्या अंतर था। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो कुछ प्रोटेस्टेंट के ग्रुप्स जो ये मानते थे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को अभी भी रोमन कैथोलिक के कुछ प्रैक्टिसेस से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए और पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट बन जाना चाहिए। तो ऑब्वियस है, जब कोई पूरी तरह से होने की बात करे तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन लोगों की जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उन लोगों की जो कट्टर हैं। तो ये कुछ कट्टर टाइप के लोग हुआ करते थे, प्यूरिटन्स। तो आप कह सकते हैं कि जो कट्टर प्रोटेस्टेंट हुआ करते थे दे वर कॉल्ड प्यूरिटन। इसमें एक रेफरेंस मिला मुझे, थॉमस फ्यूलर ने अपने एक वर्क में बताया चर्च हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया गया था पहली बार 1564 में। आगे बात करेंगे हम, तो उसके संदर्भ में डार्क रोमांटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। पहले आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। अगर हॉथॉर्न की राइटिंग्स की बात करें, पहले भी मैंने बताया कि उनकी राइटिंग ज़्यादातर सेंटर्ड है न्यू इंग्लैंड पर, और उनके वर्क्स में आपको मॉरल मेटाफर्स खूब मिलेंगे। विद एन एंटी प्यूरिटन इंस्पिरेशन। अब एंटी प्यूरिटन और अच्छे से समझ में आ गया जब आपने प्यूरिटन समझ लिया। प्यूरिटन्स की सोच के खिलाफ कुछ जो सोचने का तरीका, जो पर्सपेक्टिव था, दैट इज विजिबल इन हिज राइटिंग। हिज वर्क, फिक्शन वर्क्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। इनके जो वर्क हैं उनको रोमांटिक मूवमेंट का पार्ट माना जाता है। उसमें भी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मोर स्पेसिफिकली डार्क रोमांटिसिज्म। ये डार्क वर्ड जो है ना आजकल तो बड़ा पॉपुलर है। जब कोई बहुत ही अलग लेवल पर जा कर के मजाक करता है तो कहते हैं लोग कि बहुत डार्क हो गया। तो वो बहुत डार्क शुरू से होता आया है, चाहे वो रोमांटिसिज्म हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे आजकल का जो डार्क हो रहा है। तो रोमांटिसिज्म का एक सब जॉनरा है डार्क रोमांटिसिज्म। क्या है? अ लिटरेरी सब जॉनरा ऑफ रोमांटिसिज्म रिफ्लेक्टिंग पॉपुलर फैसिनेशन विद द इरेशनल, द डेमनिक एंड द ग्रोटेस्क। तो रोमांटिसिज्म का ही एक कह लेंगे कि उसी से निकली हुई एक ब्रांच है डार्क रोमांटिसिज्म। इसमें लोग ज़्यादातर किसी से फैसिनेट होते थे? इरेशनल, जहाँ पर आप रैशनैलिटी न लगाएं, लॉजिक न लगाएं, तो बात वही आ जाएगी वो जो तमाम भूतहा चीज़ें हैं, सुपरनेचुरल चीज़ें हैं, उनका जब आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस देखेंगे, उनका अराइवल देखेंगे आप। डेमनिक एंड द ग्रोटेस्क। डेमनिक ऑब्वियसली रिलेटेड विद नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव एनर्जी। ग्रोटेस्क रिलेटेड विद गोथिक थिंग्स। और जहाँ पर गोथिक वर्ड आ गया, गोथिक फिक्शन आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आप हॉरर की बात कर रहे हैं, आप टेरर की बात कर रहे हैं, आप सुपरनेचुरल थिंग्स की बात कर रहे हैं, भूतों की बात हो रही है, प्रेत की बात हो रही है। Often conflated with Gothic fiction, it has shadowed the Romantic movement ever since its 18th century beginnings. तो मतलब कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म में गोथिक फिक्शन मिला देंगे आप तो वो डार्क रोमांटिसिज्म बन जाएगा। और 18th सेंचुरी की शुरुआत से ही ये देखने को मिलता है। अगर बात करें एक बहुत बड़े, बहुत फेमस राइटर के बारे में जो इसके सुप्रीम एक्सपोनेंट माने जाते हैं, वो थे एडगर एलन पो। मौका मिले तो कभी एडगर एलन पो की अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए आप। थोड़ा सा तो डरेंगे ज़रूर आप। एक शॉर्ट स्टोरी हमने पढ़ी थी इनकी, द फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर, एडगर एलन पो की।
तो डार्क रोमांटिसिज्म का फोकस क्या होता है? इट फोकसेस ऑन ह्यूमन फैलिबिलिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जजमेंट, punishment, as well as the psychological effects of guilt and sin. कैसे इंसान फैलिबल है, कैसे बर्बाद होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कैसे होता है किसी का। अगर मैं अभी एक करंट का एक एग्जाम्पल दूं जो मेरे सुनने में आया, कई बार कैसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारे न चाहते हुए भी हमारे साथ हो जाता है। अभी हमारे एक साथी हैं, उनके एक रिलेटिव की बात सुनने को मिली। दिवाली के लगभग 10-15 दिन पहले उनके 2 बच्चे, बिटिया छोटी, बेटा बड़ा। बेटा लगभग रहा होगा 7-8 साल का, बेटी होगी वही 4-5 साल की। किसी बात पर दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। बिटिया ने आके शिकायत की, पापा देखिए मार रहा है हमको। तो पापा थोड़ा डराने के लिए बेटे को हल्का सा यहाँ पर सर पे मार दिए और बेटा गिर गया उसी समय। अब हल्की चोट में बेटा गिर गया, लोग डर गए क्या हुआ। अल्टीमेटली उसको हॉस्पिटल ले जाने की बारी आई और फर्दर जांचों में पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और लड़का चला गया कोमा में। आज मैंने खबर ली कि क्या है उसकी स्थिति, तो पता चला कि वो बच्चा नहीं रहा, दिवाली के दिन ही चला गया। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कैसे होता है लाइफ में। अब वो बाप कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि उसके हाथों ऐसा होगा। हालांकि उनके हाथों नहीं हुआ वो, लेकिन वो एक बदनामी लिखी थी, एक अपयश लिखा था। डॉक्टर्स ने कहा कि वो पहले से दिक्कत थी उसको, बस एक कह लीजिए कि एक संयोग दुर्योग जो भी बना और वो हो गया उसके साथ। तो ये चीज़ें हैं, लाइफ में होती हैं और इसलिए लिटरेचर में भी दिखती हैं। हमारी फैलिबिलिटी, हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कब कौन किस चीज़ का विक्टिम बन जाए। तो ह्यूमन फैलिबिलिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जजमेंट, पनिशमेंट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है गिल्ट और सिन का। हमारे जो अपराध हमने किए होते हैं उसका जो हमारे भीतर अपराध बोध होता है, और जो अगर बाइबल का टर्म यूज़ किया जाए तो जो सिन हम करते हैं, तो उसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। सो दैट इज ऑल देयर इन डार्क रोमांटिसिज्म। और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ गिल्ट एंड सिन आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे द स्कारलेट लेटर में। मच ऑफ हॉथॉर्न्स राइटिंग हो गया, बात कर लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हिज थीम्स ऑफन सेंटर ऑन द इनहेरेंट एविल एंड सिन ऑफ ह्यूमैनिटी। जो इनकी राइटिंग के थीम्स हैं उसमें क्या है, ध्यान दीजिए। ऊपर हमने बात की ट्रांसेंडेंटलिज्म की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे हर कोई बाय नेचर अच्छा है, उसके अंदर गुडनेस होती है, लेकिन सोसाइटी कैसे उसको करप्ट कर देती है। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, हम उनके वर्क्स के थीम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे कुछ चीज़ें इनहेरेंट होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, उसमें एविल भी होता है और सिन भी होता है। एंड दैट इज वेरी मच विजिबल इन द थीम्स ऑफ हिज राइटिंग। His works often have moral messages and deep psychological complexity, and that is why हम उनके वर्क में देखते हैं तमाम नैतिक मूल्यों की बात, उपदेश, संदेश और
साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे कोई पर्टिकुलर गिल्ट हमारा साइकोलॉजिकली कैसे हमें अफेक्ट करता है, और कई बार कैसे हमारे एक सिन से, हमारे एक क्राइम से, हमारे एक डिसीजन से, एक जजमेंट से कैसे हमारी लाइफ बदलती है, कैसे उनकी लाइफ बदलती है जो हमसे जुड़े हुए हैं, और कैसे कई बार कई जिंदगियां जो हैं बदल जाती हैं। और ऑब्वियस है कि जब कोई एक इंसान अगर कुछ गलत करता है लाइफ में, और अगर उसका वो गिल्ट उसके भीतर है, तो वो गिल्ट भीतर ही भीतर उस इंसान को खोखला कर देता है, और अल्टीमेटली वो डाउनफॉल होना तय है। एंड दैट इज़ वेरी मच विजिबल इन हिज द स्कारलेट लेटर। बात करेंगे अभी उसकी, देखता हूँ बुक मिलती है तो कुछ कोटेशंस अभी डिस्कस करेंगे हम लोग।